हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात कर रहे हैं सिविल प्रोसीजर कोड सीपीसी 1908 1908 में जो सीपीसी बनी थी उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं कि भाई सिविल प्रोसीजर कोड 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 वर्ड का जो मतलब है संहिता, इसका हिंदी में संहिता नाम है। एक्चुअल में क्या है कि ये जो कोड वर्ड है संहिता में क्या है कि सिर्फ लेजिस्लेटिव द्वारा पारित किए गए एक्ट के या सेक्शंस जो हैं उसके अलावा इसमें अपर कोर्ट्स के ऑर्डर्स भी इसमें शामिल हैं, और अपर कोर्ट्स ने जो रूल रेगुलेशन में अमेंडमेंट किया है वो भी इसमें शामिल होता है। मतलब ओवरऑल बात करें तो कोड को अपने अगर दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो एक तो फर्स्ट पार्ट है जिसमें 158 सेक्शंस हैं, और सेकंड पार्ट है उसमें 51 ऑर्डर्स हैं। ठीक है, देखो अब बात करते हैं अपने सेक्शंस की। देखो, जब बात हम सेक्शंस की कर रहे हैं तो सेक्शन 158 सेक्शन है सीपीसी में, सिविल प्रोसीजर कोड में। इसका मतलब क्या है कि जो सिविल नेचर के जो वाद हैं उनको विनिश्चय करने के संबंध में जितने रूल रेगुलेशन है या उनका क्षेत्राधिकार क्या है वो सभी सेक्शंस में शामिल है। और जो ये रूल रेगुलेशन इससे पहले जो सिद्धांत है उन सिद्धांतों और क्षेत्राधिकार को प्रोसीजरली लागू करने के लिए जो रूल्स हैं वो इन ऑर्डर्स में है। इसके अलावा बात करें अमेंडमेंट बाय हाई कोर्ट, अगर मतलब इन रूल रेगुलेशन में जो अमेंडमेंट किया जाता है हाई कोर्ट के द्वारा वो भी इसमें शामिल है। इस तरह से क्या है कोड वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, उसके बाद में आगे इसके हम अगर सब्जेक्ट मैटर की बात करें तो सब्जेक्ट मैटर में देखो क्या है कि सीपीसी का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है कंकरेंट लिस्ट में डाला हुआ है। देखो, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है कि भी अपने तीन तरह से सब्जेक्ट्स को डिवाइड किया हुआ है। एक तो सेंट्रल लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है और एक कंकरेंट लिस्ट है। तो इस तरह से क्या है कि भी कंकरेंट लिस्ट में सीपीसी का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको कंकरेंट लिस्ट में डाला हुआ है। अब बात करते हैं कि भाई कंकरेंट लिस्ट में तो नेचुरल बात है कि भाई इसके जो दो पार्ट्स हैं उसमें क्या है कि भाई फर्स्ट पार्ट जिसको कि हम ये कहते हैं कि भी जिस पर स्टेट भी लॉ बना सकता है और सेंटर भी लॉ बना सकता है, तो नेचुरल बात है उसमें अमेंडमेंट भी कौन कर सकता है, पार्लियामेंट भी कर सकती है और स्टेट असेंबली भी कर सकती है। फर्स्ट पार्ट मतलब जितनी भी सेक्शंस हैं 158 सेक्शन, और जो सेकंड पार्ट है जिसमें 51 ऑर्डर्स हैं उसमें अमेंडमेंट कौन कर सकता है, उसमें केवल हाई कोर्ट ही अमेंडमेंट कर सकता है। पर हाई कोर्ट को ये देखना होता है जो फर्स्ट पार्ट है मतलब 158 जो सेक्शंस हैं जो कि लेजिस्लेटिव ने पारित किए हैं उनसे कंट्राडिक्टरी ना रखे हों। मतलब इस तरह के अमेंडमेंट किए जा सकते हैं जो कंट्राडिक्टरी ना हो। ठीक है, उसके बाद में हम बात करते हैं। देखो, क्योंकि सीपीसी सिविल नेचर के मामलों को सुनने के लिए या ये कहते हैं कि सिविल नेचर के मामलों को निपटाने के लिए एक प्रोसीजरल लॉ है, तो वहाँ पे क्योंकि सिविल नेचर के मामले क्या पार्टी वर्सेस पार्टी हैं, उनमें लॉ को एज पर मतलब लॉ डिसीजन नहीं किया जा सकता, वहाँ पे कुछ माइंड अप्लाई किया जा सकता है। तो इसलिए क्या है कि सेक्शन 151 में जजेस को ये पावर है कि वो जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइनेंस से मामलों का निस्तारण करें, मामलों को मतलब डिसाइड करें। अब बात आती है डिक्री की। यहाँ पे अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले बात आती है डिक्री। डिक्री क्या है? एक्चुअल में क्या है कि भी हम बात करते हैं कि भी डिसीजन होता है हमेशा, पर जो डिक्री है ना वो सिविल मामले में ये कहते हैं कि इसकी डेफिनेशन की बात करें तो फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एड जुडिकेशन। डिक्री का मतलब नॉर्मली अपने छोटे से शब्दों में अगर समझें तो डिक्री का मतलब है फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एड जुडिकेशन या न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति।
अब देखो क्या बात हुई कि हम कह रहे हैं फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन, मतलब एडजुडिकेशन हो रहा है यहाँ पे फॉर्मल एक्सप्रेशन ऑफ एडजुडिकेशन मतलब अगर हम बात हिंदी में करें तो न्याय निर्णय की औपचारिक अभिव्यक्ति, मतलब न्याय निर्णय किया जाता है, सिर्फ निर्णय यहाँ पे नहीं हो रहा, यहाँ पे हो रहा है न्याय निर्णय, मतलब एडजुडिकेशन मीन्स माइंड को अप्लाई करके डिसीजन देना, या हम बात करें कि जस्टिस, इक्विटी और गुड कॉन्साइनेंस को ध्यान में रखते हुए मामले का निस्तारण करना। और जो फॉर्मल एक्सप्रेशन की बात करते हैं, औपचारिक अभिव्यक्ति का मतलब है कि भी मांगे गए जितने भी रिलीफ मांगे गए उनमें से कितना रिलीफ इसमें दिया जाएगा। तो इस तरह से डिग्री की जो डेफिनेशन है उसको समझने के लिए सबसे पहला हमें एडजुडिकेशन और फॉर्मल एक्सप्रेशन दो पार्ट्स में डिवाइड करके इसको समझा जा सकता है। अब देखो इसी के अलावा क्या है कि अगर किसी केस में जो प्लेंटिफ ने अपने वाद पत्र पेश किया है उसको अगर नामंजूर किया जाता है तो वो भी उसको भी अपने क्या डिग्री में शामिल मान रहे हैं। और अगर मान लो कि भाई सेक्शन 141 के अंतर्गत किसी पर्सन का अवधारण किया जाता है तो उसको भी हम डिग्री मान रहे हैं, ठीक है। अब उसके अलावा इस तरह के जो ऑर्डर्स हैं, सॉरी, इस तरह के जो मामले हैं जिनमें अपील ऑर्डर्स की तरह अपील की जाती है तो उन मामलों में इसको ऑर्डर नहीं माना जाता, या फिर कोई व्यतिक्रम के लिए इसको खारिज कर दिया जाता है तो भी उसको भी डिग्री में नहीं माना जाता। अब डिग्री के जो पार्ट्स हैं, सॉरी एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स में क्या है कि डिग्री को अपने दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो क्या है कि प्राइमरी डिग्री और एक फाइनल डिग्री। या इसके एलिमेंट्स की बात करें तो देखो क्या है कि जो कोर्ट्स के निर्णय है, कोर्ट्स के निर्णय दो प्रकार के हो सकते हैं, या तो वो क्या डिक्री के रूप में या फिर आदेश के रूप में। भाई नेचुरल बात है कि भाई ऑर्डर भी जारी किए जाते हैं कोर्ट के द्वारा और डिक्री भी दी जाती है। और इसके अलावा देखो जो एडजुडिकेशन है वो ये मान लें कि भाई एडजुडिकेशन जो है किसी भी विवादास्पद विषय के संबंध में अगर दिया जाता है तो वो जितनी पार्टीज़ हैं, पार्टीज़ के अधिकारों का अवधारण किया जाता है उसमें, ठीक है। मतलब जो उनके अधिकार हैं उनका अवधारण किया जाता है। बिना अधिकारों के अवधारण के ये नहीं कह सकते कि भी हम वो डिक्री है या एडजुडिकेशन है। जैसे कुछ ऐसे मतलब अपने बातों की ऐसे डिसीजन की बात करें जिनको कि डिक्री में शामिल नहीं माना जा रहा, जैसे हाजिर होने के लिए चूक के लिए कोई अगर खारिज किया गया है आदेश ऐसे में, या फिर कोई अंकिंचन के रूप में अगर बात दायर करने में किए जाने की छूट देने के आदेश, तो इस तरह से ये दो तीन मामले हैं। अब देखो उसके बाद हम बात करते हैं कि फॉर्मल एक्सप्रेशन हमने बात कर ही ली थी कि भी जितने भी रिलीफ मांगेंगे उनमें से किसी को भी स्वीकार या अस्वीकार करना वो फॉर्मल रिलेशन है या औपचारिक अभिव्यक्ति है। अब बात करते हैं अपने देखो डिग्री के जो टाइप्स हैं, टाइप्स में क्या है कि भी एक तो प्राइमरी डिग्री है, एक है सेकेंडरी फाइनल डिग्री। देखो प्राइमरी डिग्री का मतलब है कि भी जब किसी मामले को पूर्ण रूप से निपटा दिया जाता है और उसके बाद भी कुछ कार्रवाइयाँ अगर शेष रह जाती हैं तब तक वो क्या है, प्राइमरी डिग्री है, ठीक है। और उसी के या इसको अपने दूसरे लैंग्वेज में अगर बात करें कि एडजुडिकेशन के बाद के टाइम में अगर विवादास्पद विषय कई हैं और उनका उनमें मतलब पक्षकारों के अधिकारों का अगर निस्तारण कर दिया जाता है पर उसका मतलब पूर्ण रूप से निपटारा नहीं किया जाता, वहाँ पे प्रारंभिक डिग्री कहलाती है। फिर बात करते हैं अंतिम रूप से अंतिम डिग्री, फाइनल डिग्री। फाइनल डिग्री तब ये कहलाती है जब
जो वाद है उसको पूर्णतया निपटा दिया जाता है, मतलब पूर्ण रूप से उसको निपटा दिया जाता है। कोई भी न्यायालय जब उसके पास में कोई वाद पेश होता है तो और उसमें विवादित प्रश्नों का निपटारा पूर्ण या अंतिम रूप से वो अगर कर देता है तो, और उसके बाद में कोई कार्रवाइयाँ शेष नहीं रह जाती हैं, तो उसको हम फाइनल डिग्री कहते हैं। इसी तरह से पार्टली प्रीलिमिनरी और पार्टली फाइनल डिग्री भी होती है। अब जैसे मान लो अगर अंशतः प्रारंभिक डिग्री और अंशतः अंतिम डिग्री, ये भी हो सकती हैं दोनों बातें। किसी मामले में अगर हम बात करें कि एक कोई वाद है कि भी जिसमें कब्जे से रिलेटेड वाद है और उसमें अंत्यकालीन लाभ भी के लिए भी डिमांड की गई है, तो मेंशन प्रॉफिट के लिए, तो उसमें क्या है कि भी अगर मेंशन प्रॉफिट का अगर मामला निपटा दिया जाता है तो वो क्या है, पार्टली, मतलब दो पार्ट्स हैं ना उसमें। एक तो क्या है कि भी कब्जे के लिए वादा है और दूसरा अंत्यकालीन लाभ के लिए, तो दो तरह के मामले हो गए। अगर एक मामला निपटा दिया जाता है तो वहाँ पे क्या है, पार्टली प्रिलिमिनरी है, मतलब अंशतः प्रारंभिक है, अंश है उसका एक अंश का डिग्री का निस्तारण हो गया। और जब फाइनली अगर हम दोनों डिस्प्यूट का, मतलब दोनों रिलीफ का अगर निपटारा कर दिया जाता है तो वो पार्टली फाइनल डिग्री है। तो इस तरह से क्या है कि भी ये डिग्री को ये डिग्री के टाइप्स हैं। तो उसके अलावा उसके बाद बात करते हैं कि भाई डिग्री होल्डर कौन है। देखो, नेचुरल बात है, डिग्री होल्डर मतलब जिसके हाथ में डिग्री है। तो डिग्री होल्डर उस व्यक्ति को कहते हैं जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की जाती है। जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की जाती है वो डिग्री होल्डर है। और इसी तरह से इसी के साथ में, या कोई ऐसा ऑर्डर जारी किया जाता है जिसको के एनफोर्स करवाया जाता है, मतलब कोई निष्पादन योग्य आदेश पारित किया जाता है जिसके पक्ष में, वो डिग्री होल्डर है। मतलब दो बातें हो गई कि डिग्री होल्डर वो है जिसके पक्ष में कोई डिग्री पारित की जाती है या निष्पादन योग्य कोई आदेश पारित किया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और नोट करने वाली है कि ये कोई आवश्यक नहीं है यहाँ पे कि भी उसका जो डिग्री होल्डर है उसका नाम वाद पत्र में या अभिलेख में होना ही चाहिए। अगर किसी व्यक्ति का अगर मान लो कि भी उसका नाम वाद पत्र में नहीं है, या तो भी उसके पक्ष में डिग्री पारित की जा सकती है। या ये कहें कि जो डिग्री है वो, या डिग्री होल्डर प्रतिवादी या वादी दोनों में से कोई भी हो सकता है। ठीक है, इस तरह से मतलब दोनों में से कोई भी डिग्री होल्डर हो सकता है। अब उसके बाद थोड़ा सा और चलते हैं डेफिनेशंस में आगे। देखो क्या है कि हम बात करते हैं प्लीडर की डेफिनेशन है सेक्शन 215 में इसकी डेफिनेशन दी हुई है। देखो, प्लीडर उस व्यक्ति को कहते हैं जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए न्यायालय में अभिवचन पेश करने का अधिकारी है, या ये कह दें कि जो किसी दूसरे व्यक्ति के लिए अभिवचन पेश कर रहा है कोर्ट में, वो प्लीडर है, मतलब वो किसी और के लिए प्लीड कर रहा है। अब प्लीडर कौन हो सकता है? अपने वकील को, एडवोकेट को प्लीडर कहते हैं, या फिर हाई कोर्ट का अटॉर्नी है जो, उसको भी हम प्लीडर कह सकते हैं। ठीक है। अब उसके बाद में देखो, जो हम अगर मान लो जजेज की बात करें तो जजेज का मतलब सीधा सा है कि सिविल कोर्ट के पीठासीन अधिकारी जजेज हैं। अब जब हम बात कर रहे थे कि डिग्री होल्डर, तो उसी के अगेंस्ट जो उसी के अपोजिट जजमेंट डेप्टर है। हम कहते थे कि भाई डिग्री होल्डर कौन है? जिसके पक्ष में डिग्री पारित की गई है वो डिग्री होल्डर है। और जब हम उसके एंटी बात करें कि जिसके अगेंस्ट कोई डिग्री पारित की गई है या निष्पादन योग्य कोई आदेश पारित किया गया है, वो जजमेंट डेप्टर है।
ठीक है। अब थोड़ा सा और आगे चलते हैं। मेंशन प्रॉफिट, या इससे पहले एक बार और देखते हैं लीगल रिप्रेजेंटेटिव। देखो, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन है? जो मृतक व्यक्ति की संपत्ति का विधिक प्रतिनिधित्व करता है। किसी डेड पर्सन की प्रॉपर्टी का लीगल रिप्रेजेंटेटिव वो है जो उसका लीगल रिप्रेजेंटेशन करता है, ठीक है, या फिर उसकी प्रॉपर्टी में किसी तरह से इंटरफेरेंस रखता है। तो इस तरह से वो व्यक्ति लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि भाई अवयस्क व्यक्ति की, तो अवयस्क व्यक्ति भी लीगल रिप्रेजेंटेटिव मतलब विधिक प्रतिनिधि हो सकता है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो सकता है। तो इस तरह से उसके बाद में बात करते हैं मेंशन प्रॉफिट की। मेंशन प्रॉफिट का मतलब ये है कि भाई ब्याज और मतलब ब्याज सहित वो सारे के सारे लाभ जो संपत्ति पर कब्जा रखने वाली व्यक्ति ने प्राप्त किए हैं। मतलब क्या होता है कि भाई आमतौर पे अगर हम पोजीशन की बात करें, तो अगर किसी प्रॉपर्टी पे किसी ने कब्जा कर रखा है और वो उससे कोई बेनिफिट उठा रहा है, या सॉरी हम ठीक है बेनिफिट उठा रहा है और काफ़ी लंबे टाइम से उठा रहा है, तो उस बेनिफिट में जितना उसने उठाया और उसके ऊपर ब्याज, तो इस तरह से क्या है कि भाई ये सारे मेंशन प्रॉफिट हैं। मतलब इस तरह के प्रॉफिट्स मेंशन प्रॉफिट कहलाते हैं, ठीक है। पर अगर इसी के अपोजिट अगर बात करें कि जिसने कब्जा रखने वाला अगर व्यक्ति द्वारा उस प्रॉपर्टी पे कोई अभिवृद्धि की जाती है, तो वो अभिवृद्धि करके अगर उस पर कोई लाभ कमा रहा है, तो वो लाभ मेंशन प्रॉफिट के अंतर्गत नहीं आएंगे। मतलब कब्जा रखते हुए पुरानी प्रॉपर्टी पे कब्जा रखते हुए पुरानी चीज़ों से ही अगर कोई बेनिफिट उठा रहा है, तो नेचुरल बात है वो मेंशन प्रॉफिट है। पर अगर कोई उस पर अभिवृद्धि करके मतलब कोई और मैन्युफैक्चरिंग करके कुछ और करके अगर कोई बेनिफिट उठा रहा है, तो उसको हम मेंशन प्रॉफिट नहीं कहते, ठीक है। उसके बाद में हम बात करते हैं, देखो कोर्ट्स की हायरार्ची सिस्टम के बारे में, या किस तरह से कोर्ट्स हैं हमारे यहाँ पे, या ये कह दें कि भाई कोर्ट्स की अधीनस्थता होती है ना कि भाई कौन कोर्ट किसके अधीन है। देखो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो वो हाई कोर्ट के अधीनस्थ है। नेचुरल बात है कि भाई हर जितने भी स्टेट में हाई कोर्ट्स हैं उनके अंडर में जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स आएंगी वो सारी की सारी उसके अंडर में होंगी। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंडर में जितनी भी लोअर कोर्ट्स हैं वो सारी की सारी उसके अंडर में होंगी। भारत में जो सिस्टम बना रखा है, भारत में क्या है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट सबसे सर्वोच्च न्यायालय, उसकी जो क्षेत्रीय अधिकारिता है या टेरिटोरियल जुरिडिक्शन है वो क्या है पूरे भारत पर है, ठीक है। कुछ मामलों में उसको हमने प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर भी दे रखी है। जैसे अगर हम बात करें कि भाई सिविल मामलों में अपील के हम सिंपल सी बात ही कर देते हैं, आर्टिकल 32 के अंतर्गत प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर सुप्रीम कोर्ट को है। फिर उसके बाद में हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट जो है सामान्यतः प्रत्येक स्टेट में एक एक हाई कोर्ट है और जिसकी अधिकारिता पूरे के पूरे उस स्टेट पर है, ठीक है। मतलब जिस स्टेट में वो स्थित है। पर जैसे अपवादिक स्थिति भी है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट है जो वो दोनों स्टेट पंजाब और हरियाणा दोनों पर क्षेत्राधिकार रखती है अपना, मतलब जुरिडिक्शन पावर है उसकी। हालांकि वैसे तो हाई कोर्ट अपील कोर्ट है, पर कुछ मामलों में इसको प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर है। जैसे आर्टिकल 226 है उसमें प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर है। उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करें हम अगर, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में मतलब हर एक डिस्ट्रिक्ट में एक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट होती है जिसका पीठासीन अधिकारी कौन होता है, जिला न्यायाधीश, ठीक है। उसकी क्षेत्राधिकारिता कितनी होगी, अब अगर बात करें उसकी जुरिडिक्शन पावर कहाँ होगी, उसकी जुरिडिक्शन पावर होगी पूरे के पूरे डिस्ट्रिक्ट पे,
ठीक है। अब ये जो डीजे कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को दो तरह की पावर है, एक तो प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर और अपीलीय क्षेत्राधिकार, मतलब अपीलेंट जुरिडिक्शन पावर, दोनों तरह की पावर है। देखो प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर, और चलो इस पे बात करेंगे। उसके बाद में स्मॉल काउजेज कोर्ट है। तो स्मॉल काउजेज कोर्ट के छोटे मोटे मामलों के लिए स्मॉल काउजेज कोर्ट है, उनका क्षेत्राधिकार भी प्रारंभिक होता है, अपीलीय तो हो ही नहीं सकता। देखो क्या है, प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर और अपीलेंट जुरिडिक्शन पावर में फ़र्क सिर्फ इतना सा है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी कोर्ट्स हैं उन सभी को प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर है, प्राथमिक क्षेत्राधिकार। प्राथमिक क्षेत्राधिकार का मतलब ये होता है कि भी कोर्ट सामान्यतः उस मामले को, उसके क्षेत्राधिकार में आने वाले मामले को एक्सेप्ट कर सकती है, या ये कहते हैं पार्टीज कोर्ट में डायरेक्ट जाके केस फाइल कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद में मतलब अगर हम बात करें जुडिशियल मजिस्ट्रेट, फर्स्ट क्लास, ACJM, CJM, डीजे कोर्ट, ये सारी क्या है कि प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर रखती हैं। हालांकि डीजे कोर्ट अपीलेंट जुरिडिक्शन पावर भी रखती है, पर नॉर्मली अगर हम बात करें तो ये चारों कोर्टें प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर रखती हैं। उसके बाद अगर हाई कोर्ट की बात करें तो हाई कोर्ट क्या है, अपीलेंट जुरिडिक्शन पावर रखती है, पर कुछ मामलों में जैसे फंडामेंटल राइट्स को लागू करवाने के लिए आर्टिकल 226 में प्राइमरी जुरिडिक्शन पावर भी रखती है। ठीक है। इस तरह से क्या है कि ये CPC का एक पार्ट है जो स्टार्टिंग में आपके सिविल में काम आता है। CPC में थोड़ा सा समझने के लिए मैं आपको ये वीडियो बनाया था मैंने। चलो नेक्स्ट अगर वीडियो बनाएंगे तो वो क्या है कि थोड़ा सा इससे आगे और बढ़ेंगे, या अगर चलो अब तो कह ही दिया तो फिर इसको पैकिंग भी कर देते हैं, नहीं तो थोड़ा सा और आगे बढ़ा जा सकता था। चलो ठीक है जी, ओके, थैंक यू।